दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो सरकार द्वारा चलाई गई जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो भी पहल हैं, उनको इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। छोटा सा ही रहेगा वीडियो। पशु महामारी तैयारी पहल और वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के खतरे से निपटने के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के तहत पशु महामारी तैयारी पहल APPIE शुरू किया। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर संबंधों को पहचानता है। इसके अलावा मंत्रालय ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ परियोजना भी शुरू किया है। पशु महामारी तैयारी पहल APPI यह उन्नत, जूनोटिक और अन्य पशु रोग निगरानी के लिए एकीकृत रोग रिपोर्टिंग प्रणाली प्रदान करता है। इस पहल के तहत निम्न गतिविधियां शामिल हैं: संयुक्त जांच और महामारी प्रतिक्रिया दल, राष्ट्रीय और राज्य की स्थापना करना, एक व्यापक एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन पर आधारित बनाना, नियामक प्रणाली को मजबूत बनाना, उदाहरण के लिए नंदी ऑनलाइन पोर्टल और फील्ड परीक्षण दिशा निर्देश आदि, बीमारी की भविष्यवाणी करने वाले एल्गोरिदम और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ आपदा न्यूनीकरण योजना बनाना, प्राथमिकता वाली बीमारियों के लिए टीके, निदान और उपचार के लिए केंद्रित अनुसंधान एवं विकास शुरू करना, रोग का पता लगाने की समयबद्धता और संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक तथा पर्यावरणीय निगरानी उपकरण बनाना, वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता। यह पशुपालन और डेयरी विभाग और विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए वन हेल्थ अवधारणा का उपयोग करना। इसे पशु स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन में शामिल हितधारकों की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 5 राज्यों में लागू करने की योजना है। वन हेल्थ क्या है? वन हेल्थ एक एकीकृत अवधारणा होती है जो स्वास्थ्य, उत्पादकता और संरक्षण संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए कई क्षेत्रों को एक साथ लाती है, जिसका भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे संगठन में मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रयासों को एकजुट करने के लिए वन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की। वन हेल्थ के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन WOAH के साथ सहयोग करता है। उभरते खतरों हेतु तैयारी और लचीलापन, प्रेट। अब ये फ्रेट क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रेत पहल शुरू किया है। इस पहल के बारे में, यह पहल रोग महामारी की तैयारियों में सुधार के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है। यह मानता है कि समान प्रणालियों, क्षमताओं, ज्ञान और उपकरणों का लाभ उठाया जा सकता है। उनके संचरण के तरीके श्वसन वेक्टर जनित, खाद्य जनित के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें कोविड-19 महामारी और अन्य हालिया सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान स्थापित सामूहिक कार्यवाही के लिए नवीनतम उपकरण तथा दृष्टिकोण शामिल है। यह समानता, समावेशिता और सुसंगतता के सिद्धांतों को सबसे आगे रखता है। यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितधारकों की तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सुप्रीम पहल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं AIF के उन्नयन तथा रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन
प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट सुप्रीम पहल शुरू किया है। सुप्रीम पहल के बारे में, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बनाई गई विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं के उन्नयन तथा रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में ऐसी सुविधाएं सुप्रीम पहल के तहत अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। समर्थन की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। योजना में फंडिंग पैटर्न सभी निजी और सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों के लिए 75-25 होगा। नोडल मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय महुआ ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2023 से बढ़ाकर जून 2024 कर दी है। स्मार्ट सिटी के बारे में, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा शहरों को विकसित करने और उन्हें नागरिक अनुकूलन तथा टिकाऊ बनाने के लिए शुरू किया गया एक शहरी नवीनीकरण और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। उद्देश्य, स्मार्ट सिटी पहल का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी शहरों को बढ़ावा देना है, जो कुछ स्मार्ट समाधानों जैसे डेटा संचालित यातायात प्रबंधन, बुद्धिमान प्रकाश व्यवस्था आदि के माध्यम से जीवन की सभ्य गुणवत्ता, स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण के लिए मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का समर्थन करने वाले देश, स्पेन ने दिल्ली को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और अजमेर राजस्थान को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। जर्मनी ने भुवनेश्वर ओडिशा, कोच्चि केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया। जापान ने चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में भारत की सहायता करने का निर्णय लिया। फ्रांस ने 3 भारतीय शहरों चंडीगढ़, लखनऊ और पुदुचेरी को समर्थन देने का फैसला किया। सिंगापुर ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को अधिसूचित किया। नई राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में इस निर्भरता को लगभग 30% तक कम करना और भारत को शीर्ष 5 वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाना है। नीति के मुख्य बिंदु, नीति का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में 10 से 12% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है, जबकि तत्काल अल्पकालिक लक्ष्य 2030 तक $50 बिलियन तक हिस्सेदारी बढ़ाना है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी तथा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के साथ स्टार्टअप का समर्थन करेगी। यह नीति मेडटेक विकसित करने के लिए विदेशी शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग संगठनों के साथ साझेदारी करेगी। यह जागरूकता में सुधार करने, विनिर्माण की सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को सीखने और भारत में विश्व स्तर पर सफल मॉडल को अपनाने के लिए अध्ययन तथा परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद भी बनाएगा। पीएम श्री स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PMSHRI के लिए देश भर से लगभग 9,000 स्कूलों को चयनित किया है। इन संस्थानों को 2.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में से चुना गया था। पीएम श्री स्कूल के बारे में, पीएम श्री स्कूल भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
इस पहल का उद्देश्य KVS और NVS सहित केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक PMSHRI स्कूलों को विकसित करना है। इन विद्यालयों में सीखने का सुरक्षित और प्रेरक माहौल बनाया जाएगा, जहां एक व्यापक सीखने के अनुभवों की श्रृंखला होगी। इसमें सभी छात्रों को सीखने के लिए अनुकूल अच्छा भौतिक बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। CTIS 2.0 कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जो एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 18 स्मार्ट शहरों में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। प्रमुख विशेषताएं। इस पहल को फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD और जर्मन विकास बैंक क्रेडिटन स्टार्ट फॉर विडेराउबाउ के ऋण के साथ साथ यूरोपीय संघ से 106 करोड़ रुपए के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। यह योजना 2023 में शुरू होकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की फंडिंग से 2027 तक चलेगी। यह पहल प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए है, जो शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु संबंधी सुधार गतिविधियों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत विकास तथा ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान। माहिर बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने हेतु भारत के भीतर तथा बाहर बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान माहिर पर एक मिशन शुरू किया है। सागर समृद्धि। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सरकार की अपशिष्ट से धन परियोजना में तेजी लाने के लिए एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली सागर समृद्धि की शुरुआत की। सागर समृद्धि के बारे में। बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र ने इस प्रणाली का निर्माण किया। यह पूर्व के DLM सिस्टम को प्रतिस्थापित करता है। यह दक्षता और अनुबंध प्रबंधन में सुधार करने के साथ साथ ड्रेज्ड सामग्री के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करती है। ग्रेट निकोबार परियोजना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 72,000 करोड़ रुपए की ग्रेट निकोबार परियोजना पर रोक लगा दी है तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में। यह समृद्ध जैविक विविधता वाले 130 वर्ग किमी से अधिक प्राचीन जंगल पर बनाई जानी है। यह योजना 2020 में महामारी के दौरान शुरू की गई थी और पोर्ट ब्लेयर स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम पर परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ग्रेट स्कीम। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए तक की अनुदान की घोषणा की। ग्रेट स्कीम के बारे में। यह योजना कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में महत्वाकांक्षी इनोवेटर्स हेतु अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान। ग्रेट स्कीम भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य तकनीकी कपड़ा क्षेत्र के भीतर नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ग्रेट योजना के तहत कपड़ा मंत्रालय ने 50 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। यह फंडिंग अधिकतम 18 महीनों की अवधि के लिए उपलब्ध है।
इसका लक्ष्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो तकनीकी वस्त्रों के विशिष्ट क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान और प्रोटोटाइप को व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों तथा वाणिज्यिक उत्पादों में परिवर्तन का समर्थन करके तकनीकी वस्त्रों के विकास को बढ़ावा देना है। भारत NCAP केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित इंडिया न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य 3.5 टन तक के मोटर वाहनों की सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है। भारत NCAP के बारे में, भारत में NCAP कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन 2016 में इसे गति मिली जब सरकार ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक मानक बनाने का फैसला किया। यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसमें ऑटोमेटिव मोटरिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड AIS 197 के आधार पर किसी दिए गए मॉडल के बेस वेरिएंट का परीक्षण किया जाएगा। इसका संचालन केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान CIRT द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री ने कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए 13,000 करोड़ की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। क्या है विश्वकर्मा योजना? देश के शिल्पकारों और कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। MSME मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त कार्यान्वयन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए केंद्र बिंदु होंगे। इसे शुरुआत में 2027-28 तक 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, भारत ने जलवायु सेवाएं और जानकारी प्रदान करने की दिशा में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर का फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS का नेतृत्व भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा किया जाता है। NFCS ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज पर आधारित है। NFCS के बारे में, वैश्विक ढांचे के अनुरूप यह देश विशिष्ट जलवायु और हितधारकों की जरूरतों पर आधारित है। यह जलवायु सेवाओं के विकास और वितरण को सक्षम करने के लिए बहु हितधारक मंच है। NFCS का लक्ष्य संस्थानों का समन्वय करना है ताकि वे जलवायु कार्यवाही का सह डिजाइन, सह उत्पादन, संचार, वितरण तथा उपयोग करने के लिए मिलकर काम कर सकें। इसे कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और जल संसाधन प्रबंधन सहित विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों तथा क्षेत्रों को मूल्यवान जलवायु संबंधित डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नोडल एजेंसी, IMD भारत में राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। PM स्वनिधि, इसे 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। यह एक माइक्रो क्रेडिट योजना है जो 7% ब्याज सब्सिडी के साथ कार्यशील पूंजी संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को न केवल ऋण देकर सशक्त बनाना है बल्कि उनका समग्र विकास और आर्थिक उत्थान भी करना है। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, उद्देश्य पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान पर क्रमशः दूसरे और तीसरे किस्त में 20,000 और 50,000 के बढ़े हुए ऋण के साथ 1 वर्ष की अवधि के 10,000 तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
प्रतिवर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना। प्रतिवर्ष 1200 तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री द्वारा 7 जनवरी 2023 को मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम मौजूदा योजनाओं को एकजुट करके परिणामों को परिभाषित करने और निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके भारत के सबसे कठिन तथा अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार लाने पर केंद्रित है। ABP के स्तंभ। केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण। नीति आयोग। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों तथा जिला और ब्लॉक प्रशासन के बीच सहयोग। जन आंदोलन की भावना से प्रेरित ब्लॉकों के बीच प्रतिस्पर्धा। स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री अपार। इस पहल के तहत प्रत्येक छात्र को आजीवन अपार ID मिलेगी, जिससे शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। यह डिजी लॉकर की तरह काम करेगा, जहां छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपलब्धियां जैसे परीक्षा परिणाम तथा रिपोर्ट कार्ड संग्रहित कर सकते हैं। यह केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक छात्र ID पहल का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उपजी है। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने ट्रेडिंग सदस्य या स्टॉक ब्रोकर द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में निवेशकों के लिए सुरक्षा संजाल प्रदान करने हेतु इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस लॉन्च किया है। ट्रेडिंग सदस्य या स्टॉक ब्रोकर एक व्यक्ति या फर्म है जो वित्तीय बाजारों में निवेशकों की ओर से प्रतिभूतियों, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी आदि को खरीदने और बेचने के लिए अधिकृत होते हैं। वे क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और शेयर बाजार या अन्य वित्तीय एक्सचेंजों के भीतर लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। यह प्लेटफॉर्म सभी स्टॉक एक्सचेंजों BSE, NSE, NCDEX, MCX और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन। PM नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से आदिवासी आइकॉन बिरसा मुंडा की जयंती पर कमजोर आदिवासी समूहों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की। PM जनमन के बारे में। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG को कई सुविधाएं प्रदान करना है। इनमें आवास, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य तथा पोषण, सड़क, दूरसंचार, कनेक्टिविटी और अस्थायी आजीविका के अवसर शामिल हैं। आयुष मंत्रालय मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा, जो मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से आयुष सुविधाओं को PVTG बस्तियों तक बढ़ाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उचित कौशल के अनुसार PVTG बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों तथा छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। यह योजना 2.39 लाख रुपए प्रति घर की लागत से लगभग 4.9 लाख पक्के मकान उपलब्ध कराती है। इसके अलावा यह 2.75 करोड़ रुपए प्रति यूनिट पर 500 छात्रावास, 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों, 3000 गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना और 8000 किलोमीटर सड़क कनेक्टिविटी
प्रदान करती है। केंद्र सरकार का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकार का 8,768 करोड़ रुपए का योगदान करती है। इसमें सहायता देने हेतु 9 मंत्रालय शामिल हैं। सरकार ने अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु विकास कार्य योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया है। पीवीजीटी के बारे में 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 75 आदिवासी समुदायों को पीवीटीजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संकेतकों में पिछड़े हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में पीवीटीजी की सबसे बड़ी आबादी 8.66 लाख है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 6.09 लाख और आंध्र प्रदेश, जिसमें तब तेलंगाना शामिल था, में 5.3 लाख है। कुल पीवीटीजी जनसंख्या लगभग 40 लाख से अधिक है। आरसीएस उड़ान, इसको 2016 में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले आसेवित मार्गों पर हवाई परिचालन को सक्षम करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और जनता के लिए उड़ान को किफ़ायती बनाने हेतु लॉन्च किया गया था। आरसीएस उड़ान एक स्व वित्तपोषण योजना है, जिसमें बेहतर संचालन के लिए मुख्य मार्गों पर प्रत्येक स्थान के लिए नाम मात्र शुल्क लगाया जाता है। डीजी यात्रा चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित निर्बाध प्रसंस्करण प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक परियोजना है। इसमें मूल रूप से परिकल्पना की गई है कि कोई भी यात्री पहचान स्थापित करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित संपर्क के माध्यम से हवाई अड्डे पर विभिन्न जांच से गुजरना शामिल है। यात्री घर बैठे ही प्लेटफॉर्म पर नामांकन कर सकते हैं। डीजी यात्रा निम्नलिखित 13 हवाई अड्डों पर शुरू की गई है। दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, कोचीन, गुवाहाटी, जयपुर और लखनऊ में यह योजना लागू है। लॉन्च के बाद से 91 लाख से अधिक यात्रियों ने डीजी यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया है। अंततः चरणबद्ध तरीके से सभी हवाई अड्डों को डीजी यात्रा से कवर किया जाएगा। पीएम मित्रा पार्क योजना, सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने हेतु पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्रा पार्क योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2021 को किया गया था। पीएम मित्रा पार्क योजना 5F, फील्ड से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन तक विजन से प्रेरित है। पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करता है। विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगा, जो क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा। केंद्र और राज्य सरकार पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए एसपीवी बनाएंगे। इन पार्कों को पीपीपी मोड में विकसित किया जाएगा। पीएलआई योजना, सरकार ने देश में एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी कपड़ा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 5 साल की अवधि के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत कंपनियों को न्यूनतम निवेश और न्यूनतम टर्नओवर हासिल करने पर पीएलआई पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। कस्तूरी कॉटन भारत,
यह कार्यक्रम भारतीय कपास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, व्यापार निकायों और उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला अपनी तरह का पहला ब्रांडिंग है, ट्रेसएबिलिटी तथा प्रमाणन प्रयास है। इसके तहत आपूर्ति श्रृंखला के हितधारक घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय कपास की मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास में शामिल होंगे। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन NTTM इसे वर्ष 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। कार्यान्वयन की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक 4 वर्ष है। NTTM के प्रमुख स्तंभों में शामिल है अनुसंधान, नवाचार एवं विकास, संवर्धन एवं बाजार विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, निर्यात प्रोत्साहन। PM डिवाइन उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल PM डिवाइन की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में की गई थी। इसे 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि के लिए 6600 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। उद्देश्य PM गतिशक्ति की भावना में बुनियादी ढांचे को एक मुश्त फंड देना, NER की महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियां सक्षम करना, विभिन्न क्षेत्रों में विकास की कमी को पूरा करना, पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना, NISAIDS 100% केंद्रीय वित्त पोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए नवीनीकृत अनुमोदित परिव्यय 8139.50 करोड़ रुपए है। इस योजना में 2 घटक शामिल हैं। निसाइड्स सड़क के अतिरिक्त अन्य बुनियादी ढांचा OTR पहले से मौजूद नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम के निसाइड्स सड़क में विलय के बाद नए दिशा निर्देश तैयार किए गए। निसाइड्स का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों के चिन्हित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए समन्वय को बढ़ावा देना। AMDONER डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड AMDONER डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड में 55 विभागों और मंत्रालयों की 112 योजनाओं का डेटा है। यह NER के आकांक्षी जिलों, उत्तर पूर्व सीमावर्ती जिलों और NER के सबसे पिछड़े जिलों पर कड़ी नज़र रखेगा। NER में योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के लिए एक बेंचमार्क बनाते हुए डैशबोर्ड ई-गवर्नेंस नवीनतम नवाचारों से लैस होगा। जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया जल जीवन मिशन सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समर्पित एक परिवर्तनकारी पहल है। पिछले 4 वर्षों में इस मिशन ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। इसने 13.91 करोड़ घरों में नल जल कनेक्शन पहुंचाकर ग्रामीण समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला है। गोवर्धन योजना गोवर्धन SBMG की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य पशु अपशिष्ट, कृषि अवशेषों सहित जैव अपशिष्ट को जैव स्लरी और बायोगैस में परिवर्तित करके धन तथा ऊर्जा उत्पन्न करना, मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करना और परिपत्र अर्थव्यवस्था में योगदान करना है, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन में सुधार हो। इस पहल से विभिन्न हितधारक विभाग मंत्रालयों शामिल हैं,
जो बायोगैस संपीड़ित बायोगैस क्षेत्र के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करते हैं। अभी तक 1150 बायोगैस संयंत्र पंजीकृत किए गए हैं और 600 से अधिक सामुदायिक क्लस्टर स्तर के बायोगैस संयंत्र कार्यशील हैं। राष्ट्रीय जल मिशन NWM राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में शुरू किया गया था। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में हर साल कमी, भूजल स्तर में कमी, लंबे समय तक सूखा तथा अधिक बारिश के कारण बाढ़, जल संरक्षण और भंडारण प्रत्येक राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चिंता का कारण है। इसके तहत प्रमुख पहल जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023, जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना। NWM के लक्ष्य 1, सार्वजनिक डोमेन में व्यापक जल डेटाबेस। लक्ष्य 2, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन। तीसरा लक्ष्य, जल संवर्धन और संरक्षण के लिए नागरिक तथा राज्य के कार्यों को बढ़ावा देना और अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों सहित कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। लक्ष्य 4, जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि। लक्ष्य 5, बेसिन स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना NHP, इसे 2016 में अखिल भारतीय आधार पर 100% अनुदान के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था। यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। इसका बजट परिव्यय 8 वर्षों की अवधि के लिए 3680 करोड़ था। उद्देश्य, जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, विश्वसनीयता और पहुंच में सुधार करना। भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना। विश्वसनीय जानकारी को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना, जिससे प्रभावी जल संसाधन विकास और प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा। परियोजना लाभार्थी नदी बेसिन संगठनों सहित सतही और या भूजल योजना तथा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां, विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर में जल संसाधन सूचना प्रणाली के उपयोगकर्ता। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015-16 के दौरान खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने तथा अस्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने के लिए शुरू की गई थी। घटक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी, भूजल PMKSY HKKPGW। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, वाटर शेड विकास परियोजना। अटल भूजल योजना अटल जल 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें 8213 जल संकट ग्रस्त ग्राम पंचायतों में पहचाने गए जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में अस्थायी भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। देश के 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में प्रशासनिक ब्लॉक या तालुका में लागू की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित यह योजना 2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। रैंप योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 30 जून 2022 को लॉन्च की गई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों तथा शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, बाजार व ऋण तक MSME की
पहुंच में सुधार करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पीएम एमएसएमई के हरितकरण के मुद्दों को संबोधित करना। रैंप की 3 उपयोजनाएं: एमएसई गिफ्ट, एमएसई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, पहचानी गई हरित प्रौद्योगिकियों के लिए एमएसई ऋणों हेतु ब्याज छूट तथा गारंटी प्रदान करने के लिए 478 करोड़ रुपए के परिव्यय की योजना। एमएसई परियोजना स्पाइस, सर्कुलर इकॉनमी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एमएसई योजना। सर्कुलर इकॉनमी अपनाने के लिए एमएसई को 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान करने के लिए 472.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की योजना। 188.97 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर एमएसई की योजना। एस्पायर योजना। एस्पायर योजना 16 मार्च 2015 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य कृषि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। एस्पायर के अंतर्गत 2 घटक हैं: आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर एलबीआई, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास प्रदान करने के लिए स्थापित एक इकाई है। एलबीआई का मुख्य उद्देश्य औपचारिक तथा स्केलेबल सूक्ष्म उद्यम निर्माण की सुविधा प्रदान करके रोजगार के अवसर पैदा करना है। एस्पायर फंड ऑफ फंड्स सिडबी द्वारा प्रबंधित एफओएफ को वैकल्पिक निवेश फंड के माध्यम से निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बनाया गया था। प्रारंभिक चरण के स्केलेबल स्टार्टअप में जिन्हें प्रौद्योगिकी और व्यवसाय विकसित करने में सफल होने के लिए समर्थन तथा पोषण की आवश्यकता होती है, उनके लिए इस फंड की व्यवस्था की गई थी। सिडबी एफओएफ का कुल कोष रुपया 310 करोड़ है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को कार्यान्वित किया है। मिशन का व्यापक उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजनाओं के विकास की योजना दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी, जिसकी कुल क्षमता 20,000 मेगावाट थी। इसके अलावा मार्च 2017 में 2025-26 तक सोलर पार्क योजना की क्षमता 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दी गई। नवंबर 2023 तक मंत्रालय ने देश भर के 12 राज्यों में लगभग 37,490 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है। इस स्वीकृत पार्क में 10,401 मेगावाट की क्षमता वाली सौर परियोजनाएं चालू की गई हैं। पीएम कुसुम योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सिंचाई तथा डीजलीकरण को स्रोत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना शुरू की गई थी। सरकार ने योजना के घटक बी और सी के तहत स्थापित सोलरीकृत किए जाने वाले 49 लाख पंपों के संशोधित लक्ष्य के साथ पीएम कुसुम योजना के विस्तार को मंजूरी दी। घटक ए भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना। घटक बी 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। घटक सी
ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण। समर्थ मिशन। विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की, जिसे समर्थ मिशन के रूप में भी जाना जाता है। जुलाई 2021 में अपनी स्थापना के बाद से समर्थ मिशन भारत सरकार की बायोमास सह फायरिंग पहल को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना RDS भारत सरकार ने पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम को परिणाम लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने हेतु संशोधित वितरण क्षेत्र योजना शुरू की। RDS का 5 वर्षों में परिव्यय रुपये 3.04 लाख करोड़ अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने तथा निगरानी करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन की स्थापना की गई थी। स्मार्ट ग्रिड का प्राथमिक उद्देश्य बिजली नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार करना और ग्रिड को वितरित उत्पाद के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा इनपुट के लिए उत्तरदायी बनाना है। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन को USAID की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा साझेदारी की तकनीकी सहायता से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है। स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम SLNP स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2015 को पूरे भारत में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल LED स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया था। उजाला योजना के तहत पारंपरिक और अप्रभावी वेरिएंट के प्रतिस्थापन के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखे बेचे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2015 को उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन NBM देश के बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र के विकास हेतु एक उद्योग अकादमिक सहयोग मिशन है। NBM ने हैजा, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, न्यूमोकोकल रोग, कोविड-19 प्रारंभिक विकास और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए 15 वैक्सीन उम्मीदवारों के विकास हेतु समर्थन प्रदान किया है। मधुमेह, रूमेटोलॉजिकल और नेत्र संबंधी रोगों, कैंसर हेतु 21 बायोसिमिलर उत्पाद और 29 चिकित्सा उपकरण एवं निदान के लिए भी समर्थन दिया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जून 2017 में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन शुरू किया। स्वामित्व योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मुखिया को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का सीमांकन करना है। यह पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभागों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। ई ग्राम स्वराज
ग्राम स्वराज पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखांकन एप्लीकेशन है जो पंचायती राज को धन के अधिक हस्तांतरण को प्रेरित करके पंचायत की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता करता है। ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान। पंचायती राज मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली अपनी सभी योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों को शामिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग किया है। इससे आने वाले वर्षों में ग्राम पंचायतें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगी और केवल उपभोक्ता बनने के बजाय ऊर्जा उत्पादक बन सकेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों को व्यापक रूप से अपनाने से ग्राम पंचायतें राजस्व के अपने स्रोत विकसित करने और ग्राम और गांव के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने में सक्षम होंगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नवंबर 2008 में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना विभाग की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों के नाम से जाने जाने वाले समर्पित आउटलेट्स के माध्यम से सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह योजना फार्मास्यूटिकल विभाग के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना। देश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देना नामक एक योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य पार्कों में स्थित इकाइयों को विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करना है जो थोक दवाओं की विनिर्माण लागत को काफ़ी कम करने में मदद करेगा, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। इससे घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, साथ ही आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को सुविधाजनक बनाना और रणनीतियों के एक सेट के माध्यम से अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना है, जो 6 व्यापक क्षेत्रों को कवर करेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 में चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 6 रणनीतियों का उल्लेख निम्न है। विनियामक सुव्यवस्थितीकरण, बुनियादी ढांचे को सक्षम करना, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को सुगम बनाना, क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, मानव संसाधन विकास, ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता निर्माण। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाते, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा कवर के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। मुद्रा योजना। इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय पैदा करने वाले छोटे व्यवसाय उद्यमों को वित्त पोषित करना। इसमें कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं। सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ऋण देने वाले संस्थान, बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थान। श्रेणी शिशु रुपये 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। इसमें संपार्श्विक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ब्याज दर ऋण देने वाली संस्था द्वारा तय किया जाता है। स्टैंड अप इंडिया योजना, इसे 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य
स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना के लिए रुपये 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है। योजना में संभावित उधारकर्ता को सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। यह केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण का भी प्रावधान करता है। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सभी नागरिकों, विशेषकर गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक खाता है और जो आयकर दाता नहीं है, वे इस योजना के तहत नामांकन कर सकते हैं। यह योजना ग्राहक को रुपए से लेकर आजीवन गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु होने पर 1000 से 5000 रुपये प्रति माह ग्राहक द्वारा चयनित देय होता है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रमुख प्रवर्तकों में से एक है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा दोनों क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की ब्राउनफील्ड तथा ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। पाइपलाइन में भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा भारत की सरकार की 22 बुनियादी ढांचा मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं शामिल हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को शहरी क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल को समुदाय के करीब लाया जा सके। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 9 सितंबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य टीबी रोगियों को उपचार के परिणामों में सुधार करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करना था। मार्च 2018 में टीबी शिखर सम्मेलन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक टीबी उन्मूलन लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिससे पहले राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता था, को एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था, जो कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती समय पर और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है। ABDM का लक्ष्य नागरिकों के लिए स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम में स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सक्षम करना, नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाना, देखभाल की लागत को कम करना और स्वास्थ्य सेवा वितरण में अधिक दक्षता को सक्षम करना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जो सामुदायिक संपत्ति है को विकसित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। 2022-23 में संशोधित PMJVK को 15वें वित्त आयोग चक्र यानी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान जारी रखने के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। संशोधित PMJVK योजना सभी आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिलों के लिए लागू की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 20 मई 2020 को कैबिनेट ने 20,050 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी।
जिसमें निम्न शामिल हैं: 9,407 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा, 4,880 करोड़ रुपए का राज्य का हिस्सा, 5,763 करोड़ रुपए लाभार्थियों का योगदान। PMMSY को प्रधानमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2020 को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की कोविड-19 राहत पैकेज अब आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। PMMSY के उद्देश्य: मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता का टिकाऊ, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना, भूमि और पानी के विस्तार, सघनीकरण, विविधीकरण तथा उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना। विद्यांजलि स्कूल स्वयंसेवक पहल एक ऑनलाइन पोर्टल है जो स्वयंसेवकों को सीधे स्कूलों से जोड़कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह प्रयास नागरिक समाज में उपलब्ध संभावनाओं का दोहन करके स्कूलों में ज्ञान, कौशल, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क: भारत सरकार ने अंतर मंत्रालयी परामर्श की एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से अक्टूबर 2021 में भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाले MMLP के लिए अंतिम रूप दिया। राज्य सरकारें परियोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि प्रदान करेगी, जिसे बाद में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाएगा। MMLP के प्रमुख कार्य निम्न हैं: वस्तु ढुलाई, एकत्रीकरण और वितरण, मल्टी मॉडल माल परिवहन, एकीकृत भंडारण और भंडारण, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन, मूल्य संवर्धित सेवाएं, हरित श्रेय योजना। मोरमुगाओ पोर्ट ने ESI स्कोर वाले जहाज़ों को प्रोत्साहन की पेशकश करते हुए हरित श्रेय योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य हरित पहल को बढ़ावा देना और बंदरगाह संचालन की स्थिरता में सुधार करना है। MV अगस्ट ओल्डन डार्फ हरित प्रोत्साहन प्राप्त करने वाला पहला जहाज था। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का विलय कर दिया गया। कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलुओं के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके SC समुदायों की गरीबी को कम करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे तथा अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना। इस योजना में निम्न 3 घटक शामिल हैं: अनुसूचित जाति बहुल गांवों का आदर्श ग्राम के रूप में विकास, अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक बेहतरी के लिए जिला स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान, उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण। PM दक्ष योजना: PM दक्ष एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, 2020-21 के दौरान शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों SC, OBC, EBC, DNT, कचरा बीनने वाले सफाई कर्मचारी आदि की योग्यता स्तर को बढ़ाना है, ताकि उन्हें उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाया जा सके। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन: पशुपालन और डेयरी विभाग ने NDDB के साथ एक डिजिटल मिशन राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन शुरू किया है। इससे पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने, पशुओं और मनुष्यों द्वारा दोनों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने, घरेलू तथा निर्यात बाजार दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण पशुधन और पशुधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम: राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम फरवरी 2014 से पूरे देश में लागू किया गया। जुलाई 2021 में दूध और
दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना का पुनर्गठन किया गया। इस योजना के निम्न 2 घटक हैं। घटक ये किसान को उपभोक्ता से जोड़ने वाली कोल्ड चेन अवसंरचना सहित गुणवत्ता पूर्ण दूध के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। घटक बी सहकारिता समितियों के माध्यम से डेयरी विकास करना। हरित क्रेडिट कार्यक्रम। ग्रीन क्रेडिट पहल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा COP28 की तर्ज पर शुरू की गई थी। यह सरकार की पर्यावरण के लिए जीवन शैली या जीवन आंदोलन के भीतर एक पहल है। ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया है। यह नियम स्वैच्छिक पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी होती है। इसके प्रारंभिक चरण में वन विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित भूमि, बंजर भूमि, जल ग्रहण क्षेत्र आदि पर स्वैच्छिक वृक्षारोपण की परिकल्पना की गई है। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूल्पिन या भू आधार। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN प्रणाली प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए 14 अंकों की अल्फा न्यूमेरिक द्वितीय ID है, जो पार्सल के शीर्षों के भू निर्देशांक पर आधारित है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन मानक का अनुपालन करती है, जो ओपन जियो स्पेशियल कंसोर्टियम मानक पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ULPIN में भूखंड के स्वामित्व विवरण के अलावा अनुदैर्घ्य और अक्षांशीय विवरण भी होंगे। इससे रियल एस्टेट लेन देन में सुविधा होगी, संपत्ति सीमाओं के मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी और आपदा योजना तथा प्रतिक्रिया प्रयासों में सुधार होगा आदि। स्किल इंडिया डिजिटल कौशल और नौकरियों पर केंद्रित एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो इंडिया स्टैक ग्लोबल के मजबूत ढांचे का लाभ उठाता है तथा शीर्ष स्तर की सुरक्षा और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करता है। यह व्यापक मंच विभिन्न प्रकार की प्रमुख सुविधाएं प्रदान करता है। यह उन्नत AI/ML तकनीक के माध्यम से खोज और अनुशंसा की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को उपयुक्त कौशल सेट की पहचान करने में सहायता मिलती है। यह एक डिजिटल जॉब एक्सचेंज की मेजबानी करता है, जो नौकरी चाहने वालों को प्रासंगिक अवसरों से सहजता से जोड़ता है।